नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टेट नवंबर के लिए जीके का पार्ट 12 लेके आ चुका हूँ। जीके पार्ट 12 का जो पहला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश किस वर्ष पारसी राज्य बना। हिमाचल प्रदेश बिकेम पारसी स्टेट इन विच ईयर। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ हिमाचल प्रदेश की तो ये पारसी राज्य बनता है 1951 में। देखिए, इससे पहले हिमाचल प्रदेश की अगर मैं डिटेल से बात करता हूँ तो 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन होता है। जब हिमाचल प्रदेश का गठन होता है तो हिमाचल प्रदेश में 4 जिले होते हैं। 4 जिले होते हैं। आपको एक ट्रिक याद रखनी है, SMMC। देखिए, SMMC ट्रिक आपको याद रखनी है। एस से सिरमौर, मंडी, महासू और चंबा 4 जिले होते हैं। SMMC आप याद रखेंगे तो आपको आसानी से याद रह जाएगा। सिरमौर, मंडी, महासू और चंबा ये 4 जिले होते थे। इसके बाद 1951 में पारसी बनता है और उसके बाद पारसी राज्य में ही भाग गौर राज्य जिसको हम बोलेंगे 1954 में, जुलाई 1954 में बिलासपुर को इस पारसी राज्य में मिला लिया जाता है और बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बनता है। तो 5वां जिला जो बिलासपुर बना था, कब मिला था? 1954 में मिला था। इसके अलावा 1956 में हिमाचल केंद्र शासित प्रदेश बनता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 1971 तक जो है वो हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश रहता है, यूनियन टेरिटरी रहता है। और इसके बाद जो हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 को स्टेटहुड का दर्जा, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है इंदिरा गांधी जी के द्वारा रिज मैदान के ऊपर। और अगर मैं बात करता हूँ, छठा जिला हिमाचल प्रदेश का किन्नौर बनता है। किन्नौर को जो है वो 1960 में जोड़ा जाता है हिमाचल प्रदेश में, ये भी आपको याद रखना है। अगर मैं बात करता हूँ इसके बाद विशाल हिमाचल का भी निर्माण होता है। पंजाब के जो कुछ हिस्से को हिमाचल में मिलाया जाता है 1966 में, और हिमाचल प्रदेश 10 जिलों के साथ अस्तित्व में आता है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो क्षेत्रफल के अनुसार हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? देखिए, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एरिया वाइज पूछा जा रहा है। तो अगर मैं एरिया वाइज बात करता हूँ तो एरिया वाइज जो है वो लाहौल स्पीति जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। कितना क्षेत्रफल है ये भी पता होना चाहिए। तो ये 13,841 वर्ग किलोमीटर, 13,800 स्क्वायर किलोमीटर, 13,841 स्क्वायर किलोमीटर हिमाचल प्रदेश का एरिया है। परसेंटेज में कितना आता है? तो परसेंटेज में जो है 24.86% आता है लाहौल स्पीति का एरिया। पूछा गया है परीक्षाओं में तो मैं बता रहा हूँ। ऑप्शन में चंबा दिया है। अगर मैं चंबा की बात करता हूँ तो चंबा का है 6,522 जो कि परसेंटेज में 11.71% आ जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ इसके बाद हमारा किन्नौर जिले की, किन्नौर का है 6,401 स्क्वायर किलोमीटर जो कि परसेंटेज में आता है 11.50 किलोमीटर। उसी प्रकार से आपका कांगड़ा यहाँ पे ऑप्शन में दिया है। तो कांगड़ा का जो एरिया है वो 5,739 किलोमीटर है जो कि परसेंटेज में 10.39% आता है। तो ये कुछ एरिया था जो मैं आपको परसेंटेज में बताया। अगर मैं बात करता हूँ सबसे छोटा जिला, तो सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से हमीरपुर है जो कि 1,118 स्क्वायर किलोमीटर, जिसका एरिया 2.01% आता है पूरे हिमाचल प्रदेश का। तो इसके बाद अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन है कि जो देहर है, देहर हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? अगर मैं देहर की बात करता हूँ तो देहर जो है वो ब्यास की सहायक नदी है। अगर मैं बात करता हूँ ब्यास की कुछ इंपॉर्टेंट जो ट्रिब्यूटरीज, उसकी जो सहायक जो नदी है, जैसे देहर है, हंसा हो गया, लूणी नदी हो गया, चक्की नदी हो गया, गज नदी हो गया, हारला हो गया, मानुनी हो गया, न्यूगल हो गया, पार्वती नदी इसकी सहायक है, मलाना नदी जो है वो भी ब्यास की सहायक है। तो ये सारी नदी, एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, हंसा, लूणी, चक्की, गज, हारला, मानुनी, न्यूगल, पार्वती और मलाना, ये सभी नदियाँ सहायक है ब्यास की। अगर मैं बात करता हूँ ब्यास रिवर का वैदिक नाम क्या है, तो ब्यास का जो वैदिक नाम वो अर्ज किया है। ऑप्शन में यमुना दिया है। यमुना का जो वैदिक नाम वो कालिंदी है। रावी का भी कुछ वैदिक नाम परीक्षा में पूछा गया है, तो रावी का पुरुषणी है। और अगर चिनाब का पूछ लिया जाता है आपसे तो चिनाब का अस्किनी है। अक्सर ऐसे क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मैं आपको यहाँ से एक जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर आप भी टीजीटी आज टेट की तैयारी कर रहे हो और अगर आप इंटरेस्टेड हो नवंबर का टेट निकालने के लिए और आप भी अपना टेट निकालना चाहते हो, तो हमारा एक बैच बैठा है, तो आप हमारे बैच से जुड़ सकते हो, जो कि आपको जो है बिल्कुल मिनिमम हिमाचल प्रदेश के अंदर इस रेंज में आपको नहीं मिलने वाला। इसका जो
प्राइस है वो मात्र और मात्र 499 है। भैया 499 में आपको रिकॉर्डेड क्लासें मिल रही है। अगर आप उस टाइम लाइव क्लास नहीं देख पा रहे हो तो बाद में आप रिकॉर्डेड क्लास को भी आसानी से देख सकते हैं। हमारा नंबर है 7876145409। इसमें साइकोलॉजी, इंग्लिश और जीके 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे जो कि टीजीटी आर्ट्स में आते हैं। और अदर जो सब्जेक्ट जैसे एलटी के लिए भी हमारे पास जो है वो अभी कोर्सेज अवेलेबल है, तो आप ज़रूर हमसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। भैया इस रेंज में आपको 499 में तो भैया एक पार्टी हो जाती है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन भी पढ़ ही लेते हैं कि रूपा घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। रूपा वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। रूपा वैली की बात करता हूँ तो रूपा वैली किन्नौर में है। देखिए वैलीज तो हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी है। रूपा वैली के अलावा जैसे बसपा वैली, जिसको सांगला घाटी के नाम से भी जाना जाता है, सांगला वैली भी कहते हैं, देखिए ये भी किन्नौर में ही स्थित है। अगर मैं बात करता हूँ चंबा में भी एक वैली है जिसको कि चंबा घाटी, जिसको दूध और शहद की घाटी, वैली ऑफ हनी एंड मिल्क भी कहते हैं एक। और चंबा घाटी को रावी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अलावा सिरमौर यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, तो सिरमौर में एक बहुत फेमस है क्यारदादून घाटी। क्यारदादून घाटी जो है वो सिरमौर ज़िले में स्थित है। और अगर मैं इस क्यारदादून घाटी की बात करता हूँ तो ये भी मतलब इसको पोंटा घाटी भी कहा जाता है। इसके अलावा एक दून घाटी है, दून घाटी सोलन में स्थित है। और मंडी में जो है वो वलय घाटी है जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे अधिक उपजाऊ घाटी है। इमला विमला वैली ये भी मंडी में ही स्थित है। और दून घाटी जो है वो सोलन में है। सैपरून घाटी वो भी सोलन में है। तो ये कुछ हिमाचल प्रदेश की मैं घाटियाँ। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ कि निम्नलिखित में से 1965 में मास्टर क्राफ्ट्समैन राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया था। देखिए 1965 में जो मास्टर क्राफ्ट्समैन जो राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया वो महेशी देवी को दिया गया। बात करता हूँ महेशी देवी की, तो महेशी देवी का जो संबंध था वो चंबा रुमाल से इनका संबंध है। और इनको 1965 में मास्टर क्राफ्ट्समैन राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। देखिए अगर मैं बात करता हूँ चंबा के रुमाल की, तो अगर चंबा के रुमाल को जो अंग्रेज़ों के सामने जो इसको प्रेजेंट किया गया था वो चंबा के एक राजा होते थे गोपाल सिंह, तो उनके द्वारा जो है वो प्रेजेंट किया गया था। अगर एक चंबा के एक पेंटर भी होते थे, अगर मैं बात करता हूँ तो एक चंबा रियासत के एक पेंटर जिनका नाम था निक्का। बहुत बार पूछा गया है निक्का कहाँ के पेंटर थे, तो निक्का जो पेंटर थे वो चंबा रियासत के पेंटर थे। और हिमाचल प्रदेश की जो सबसे पुरानी स्कूल पेंटिंग है वो कौन सी है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे पुरानी स्कूल पेंटिंग है वो है बशोली स्कूल पेंटिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बशोली स्कूल पेंटिंग में जो है वो राधा और कृष्ण की जो, अगर मैं बात करता हूँ राजा कृपाल एक होते थे, उनके कार्यकाल के दौरान ही अस्तित्व में आई थी बशोली स्कूल पेंटिंग। अगला क्वेश्चन है कि डिक्की डोलमा हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। देखिए डिक्की डोलमा बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो अगर मैं बात करता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले से आती है डिक्की डोलमा, तो डिक्की डोलमा जो है वो कुल्लू से आती थी। और अगर मैं डिक्की डोलमा की बात करता हूँ तो यंगेस्ट इंडियन वुमेन, देखिए भारत की सबसे छोटी महिला जिनके द्वारा जो है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की गई थी, कितने साल की थी ये, तो ये मात्र और मात्र 19 साल की थी। 19 साल की एज में इन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट में चढ़ाई की थी। देखिए इन्होंने कहाँ से जो है ये पर्वतारोहण की जो है वो कहाँ से सीखा था, तो हिमाचल प्रदेश के इंस्टीट्यूशन, तो हिमाचल प्रदेश का जो पर्वतारोहण संस्थान है वो मनाली में स्थित है, तो यहीं से इन्होंने सीखा था। एक बार इनके जन्म के बारे में बात की गई थी, तो इनका जो जन्म है ये 1974 में इनका बर्थ डेट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन हिमाचल प्रदेश का प्रथम न्यायिक आयुक्त था। हु वॉज द फर्स्ट जुडिशियल कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जो पहले प्रथम न्यायिक आयुक्त थे इनका नाम था JN बनर्जी। JN बनर्जी जी जो है हिमाचल प्रदेश के प्रथम न्यायिक आयुक्त थे। इसके अलावा ऑप्शन में TVR टाटाचारी भी दिया है। इनकी अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो है वो हिमाचल प्रदेश के पहले चेयरमैन थे। आपको याद रखना है पहले लोका आयुक्त थे हिमाचल प्रदेश के। ऑप्शन में यहाँ पे HS ठाकुर दिया है। HS ठाकुर जो है वो पहले चेयरमैन थे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के हिमाचल प्रदेश के प्रशासनिक अधिकरण जिसको बोलेंगे। मिर्ज़ा हमीदुल्लाह बेग की तो हम बात करते हैं तो पहले चीफ जस्टिस हिमाचल प्रदेश के, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय की हिमाचल प्रदेश की, तो इनका नाम लीला सेठ था। पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष पूछी गई है तो इनका नाम था श्रीमती विद्या स्टोक्स। पहले अध्यक्ष विधानसभा के तो इनका नाम था जयवंत राम। तो हर एक क्वेश्चन हर एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन की मैं यहाँ से बात करता हूँ, भरमौर का प्राचीन नाम क्या था। देखिए अगर मैं भरमौर के प्राचीन नाम की बात करता हूँ तो भरमौर का जो प्राचीन नाम था वो क्या था। भरमौर का प्राचीन नाम था ब्रह्मापुर। क्या नाम था भैया,
ब्रह्मपुर जो है वो भरमौर का प्राचीन नाम था। और अगर मैं भरमौर की ही बात करता हूँ तो भरमौर का तो पुराना नाम क्या था, ब्रह्मापुर था। लेकिन अगर मैं भरमौर की ही बात कर लेता हूँ तो यहाँ पे 84 टेम्पल स्थित है। और भरमौर कहाँ पे है, ये वर्तमान में चंबा पे है। यहाँ पे 84 टेम्पल स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए चंबा की अगर मैं बात करता हूँ तो चंबा रियासत की जो स्थापना है वो राजा मारू के द्वारा की गई थी। देखिए जो ये ब्रह्मपुर था इसको अपनी राजधानी भी बनाया था, किसके द्वारा बनाया गया था, तो राजा मारू ने इसको अपनी राजधानी भी बना दिया था। इसके अलावा कुछ और नाम है, जैसे किरग्राम। किरग्राम जो है वो बैजनाथ का पुराना नाम है। देवरा जुब्बल का पुराना नाम है। बिलासपुर, देखिए बिलासपुर और बिलासपुर ये तो सेम सेम नाम है। वैसे बिलासपुर को ही बिलासपुर भी कहा जाता था, लेकिन बिलासपुर का जो पुराना नाम है वो कहलूर है। सुंदर नगर का पुराना नाम बहुत बार पूछा गया है, धमेरी है। बनेड़, सुंदर नगर का पुराना नाम बनेड़ है। और नूरपुर का जो पुराना नाम है वो धमेरी है। अगले क्वेश्चन की मैं यहाँ से बात करता हूँ। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान को लोकप्रिय रूप से पीच बाउल ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। देखिए हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा स्थान है जिसको पीच बाउल ऑफ एशिया भी कहा जाता है, तो पीच बाउल ऑफ एशिया जो है वो राजगढ़ को जाना जाता है। राजगढ़ को ही जो है वो पीच बाउल ऑफ एशिया कहा जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए राजगढ़ पड़ता कहाँ है, किस जिले में हिमाचल प्रदेश के आता है, तो राजगढ़ जो है वो सिरमौर जिले में आता है राजगढ़। और अगर मैं कहता हूँ कि मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ हिमाचल प्रदेश जो है वो स्विट्जरलैंड जो है मिनी स्विट्जरलैंड, ये खजियार को कहा जाता है। खजियार जो है वो चंबा जिले में स्थित है। उसी प्रकार मिनी लहासा भी जो है वो पेपर में पूछ लिया गया है। मिनी लहासा जो है वो धर्मशाला को कहा जाता है। उसी प्रकार ताबो, हिमाचल प्रदेश का जो ताबो है वो कहाँ पे है, तो ताबो जो है अजंता ऑफ हिमालय को ताबो कहा जाता है। मसरूर जो है वो मसरूर रॉकेट जो है वो हिमाचल प्रदेश के, एलोरा जो है एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश इसको कहा जाता है मसरूर रॉकेट को। और ताबो मोनेस्ट्री को जो है वो अजंता ऑफ हिमालय कहा जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार आ रहे हैं और आपको ये क्वेश्चन परेशान भी करेंगे। चंबा सेवक संघ की स्थापना 1936 में, इतना ही आपको यहाँ से बताऊँ। अगले प्रश्न की अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, भारत में सबसे पहला खोजा गया शहर कौन सा। देखिए पहले तो भारत ही होता था, तो भारत में उस समय जो है वो हड़प्पा, लेकिन वर्तमान में हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में है। अगर मैं हड़प्पा की पूरे सिनेरियो की बात करता हूँ तो हड़प्पा जो ये शहर है वर्तमान में पाकिस्तान में है। 1921 में इसको खोजा गया था राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। देखिए हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। और हड़प्पा से क्या क्या मिला था, 6 अन्नागार मिले थे। और यहाँ से हमें जो है वो बर्तन पे जो है मछुआरों के चित्र मिले थे, वो भी हड़प्पा से मिले थे। मूर्ति एक मिली थी जहाँ पे उस मूर्ति ने धोती पहनी हुई थी, और धोती पहनी हुई एक मूर्ति मिली थी, वो भी हड़प्पा से मिली थी। अगर मैं बात करता हूँ, ऑप्शन में रंगपुर दिया है। रंगपुर कहाँ पे, रंगपुर गुजरात में, ये भारत में ही है। मोहनजोदाड़ो, बहुत इंपॉर्टेंट, मोहनजोदाड़ो भी वर्तमान में पाकिस्तान में है। सिंधु नदी किस नदी के पास है भैया, याद रखना है, सिंधु नदी के किनारे है मोहनजोदाड़ो। 1922 में मोहनजोदड़ो की जो खोज की जाती है वो राखल दास बनर्जी के द्वारा की जाती है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें मिली थी। विशाल स्नानागार अगर कहीं से मिला था तो वो मोहनजोदड़ो से मिला था। कांसे की नंगन नृत्य की मूर्ति वो कहाँ से मिली थी, मोहनजोदाड़ो से मिली थी। सिंध जो है वो नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, ऋग्वेदिक में सर्वाधिक अधन्य प्राप्त देवता है। देखिए ऋग्वेद के जो समय है वो सर्वाधिक जो जिनकी पूजा की जाती थी वो देवता कौन से थे, तो इनका नाम था इंद्र। इंद्र की जो पूजा है वो ऋग्वेद में सर्वाधिक की जाती थी, बहुत इंपॉर्टेंट है इंद्र देवता। और अगर मैं बात करता हूँ ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद उनमें सबसे पुराना है। और अगर ऋग्वेद की मैं नॉर्मली ही टाइप से बात करता हूँ तो ऋग्वेद में 10 मंडल है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 7वें मंडल में दशराग्य युद्ध की बात की गई है। और जो 10वें मंडल में है वो पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। संगीत से संबंधित वेद सामवेद है, ये भी मैं आपको यहाँ से बताना चाहूँगा। यज्ञ आदि से जो संबंधित वेद है वो यजुर्वेद है। और अर्थवेद जो है वो जादू टोनों वशीकरण से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ कि त्रिपिटक लिखा गया था। देखिए त्रिपिटक जो है वो पाली भाषा में लिखा गया था और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। पहला क्वेश्चन तो आपको ये बनता है कि किस धर्म से त्रिपिटक संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। अगर मैं बात करता हूँ, देखिए क्वेश्चन एक बार परीक्षा में आया था, अटपटा क्वेश्चन था कि बुद्ध शब्द का अर्थ क्या है, तो बुद्ध शब्द का जो अर्थ है वो है प्रकाशमान। देखिए बौद्धों की 4 संगतियाँ भी हुई थी और ये चारों संगतियाँ बार बार परीक्षा में पूछी जाती है और मैं भी अपने पार्ट्स में बार बार इनको बताता रहता हूँ जब भी बौद्ध धर्म का जिक्र होता है।
तो अगर मैं पहले बौद्ध संगीति की बात करता हूँ तो पहली बौद्ध संगीति सप्तपर्णी गुफा में हुई थी, अजातशत्रु के टाइम हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति राजगृह में कालाशोक के समय हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में अशोक के समय हुई थी। और चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के समय हुई थी, जो कि कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो इब्न बतूता की अगर मैं बात करता हूँ तो जो ये इब्न बतूता है वो किसके शासनकाल में? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है वो भारत आया था। और ये मोरक्को का एक यात्री था इब्न बतूता। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी वो दौलताबाद में बनवाई थी। और अगर मैं तुगलक वंश की बात कर लेता हूँ तो तुगलक वंश की जो स्थापना है वो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी। तो अगले क्वेश्चन की यहाँ पे मैं बात करता हूँ। इसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और तुगलक वंश की बात हो रही थी तो इसकी स्थापना जो की थी वो की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो बहमनी जो किंगडम था इसकी जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना हसन गंगू के द्वारा की गई थी। और इसने अपनी जो राजधानी बनाई थी, बहमनी किंगडम की जो राजधानी होती थी वो होती थी गुलबर्ग में, या गुलबर्गा भी इसको बोल सकते। अगले क्वेश्चन की मैं यहाँ से बात करता हूँ कि बोरा, मिस्ट्राल और सिरिको। बोरा, मिस्ट्राल और सिरिको जो है वो कौन सी जो है वो किस प्रकार की विंड है? तो ये लोकल विंड है, स्थानीय पवने हैं। मैं आपको इतना सा यहाँ से बताना चाहूँगा। और जो ये बोरा, मिस्ट्राल और सिरिको है ये स्थानीय पवने हैं। और अगर मैं बोरा की बात करता हूँ तो बोरा जो है एक कोल्ड और ड्राई टाइप की विंड है। मिस्ट्राल भी एक इसी टाइप की विंड है और ये बहुत ठंडी हवाएं है मिस्ट्राल। और सिरिको एक हॉट और मॉइस्ट टाइप की विंड है। और आपको ये याद रखना है ये इसी टाइप में पाई जाती है। अगर मैं कुछ लोकल विंड के टाइप आपको बताऊं तो जैसे चिनुक एक लोकल टाइप की विंड है। पुनाज हो गया, ब्लिजार्ड हो गया, तो ये सारी की सारी लोकल टाइप्स की विंड है। तो ऐसे क्वेश्चन टेट परीक्षा में कभी कभार एक आधा आ जाता है टफ क्वेश्चन। यूरेशियन क्षेत्र के घास स्थल को कहते हैं। देखिए, जो यूरेशियन क्षेत्र का जो घास स्थल होता है उसको स्टेपीज कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? स्टेपीज कहते हैं, स्टेप कहते हैं। देखिए, अगर मैं पूछताछ भी है ग्रासलैंड्स है, और जो पूछताछ भी ग्रासलैंड्स है ये हंगरी में पाए जाते हैं, ये हंगरी रीजन में पाए जाते हैं। प्रेरी भी घास के मैदान है जो कि नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रेरी भी। इसके अलावा जो है वो पेम्पास जो है वो अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो घास के मैदान है जैसे ऑस्ट्रेलिया जो है ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं डाउन्स घास के मैदान। वेल्ड जो घास के मैदान है वो साउथ अफ्रीका में है। अगले क्वेश्चन की यहाँ से बात करते हैं। कौन से भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? देखिए, लॉन्गेस्ट जो कोस्ट लाइन है वो कहाँ की है? तो वो भैया कहाँ की है? गुजरात की है। कोस्ट लाइन होती है कि जो सी के साथ, समुद्र के साथ अपनी जो सीमा बना रहे हैं। मान लो कि ये भैया भारत है ना, ये भारत है। मैं भारत का थोड़ा सा यहाँ पे नक्शा आपके बीच बना देता हूँ। वैसे बना नहीं पाऊँगा अच्छे से, लेकिन जितना भी बनाता हूँ तो थोड़ा ठीक ही बना दूंगा, है ना। ये इंडिया है तो ये कोस्ट लाइन है। ये भैया क्या है? समुद्री एरिया है गुजरात से नीचे। तो सबसे ज़्यादा जो कोस्ट लाइन तटीय राज्य जो बना रहा है वो गुजरात बना रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो गुजरात बना रहा है। कितने राज्य ऐसे जो कोस्ट लाइन बनाते हैं? तो कोस्ट लाइन जो बनाते हैं वो बनाता है गुजरात बनाता है, महाराष्ट्र बनाता है, गोवा बनाता है, कर्नाटक बनाता है, केरल बनाता है, तमिलनाडु बनाता है, आंध्र प्रदेश बनाता है, उड़ीसा बनाता है और पश्चिम बंगाल। तो टोटल जो है वो 9 बनाते हैं। तो 9 राज्य भारत कैसे जो तटीय रेखा बनाते हैं, कोस्ट लाइन बनाते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बोल रहा है कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। तो पेनिनसुलर इंडिया की जो सबसे लंबी नदी है वो गोदावरी। कितनी लंबी है? 1465 किलोमीटर लंबी है सर इतनी बात क्लियर है। 1465 किलोमीटर गोदावरी लंबी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये। देखिए, गोदावरी की जो कुछ इंपॉर्टेंट जो सहायक नदी है जैसे वर्धा, पूर्णा, मांजरी, वेणगंगा और पेनगंगा। तो वर्धा रिवर, पूर्णा रिवर, मांजरी रिवर, वेणगंगा और पेनगंगा ये सारी की सारी गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज है, उसकी सहायक नदियाँ हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं गोदावरी की स्पेसिफिक रूप से बात करता हूँ तो ये गोदावरी जो है नॉर्थ वेस्ट से निकलती है महाराष्ट्र के कहीं से इसका ओरिजिन होता है, नासिक की त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियों। अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा अच्छा है। रोपण फसल कौन सी है? रोपण फसल जो है वो एक चाय जो है वो एक रोपण फसल है। 2 प्रकार की फसलें होती है जैसे खरीफ की फसलें, राबी की फसलें। खरीफ की फसलों में आपका जैसे बाजरा हो गया, आपका सोयाबीन हो गया,
और जैसे राबी की फसलों में से वीट हो गया, ऑयल सीड्स हो गया, पोटैटोज हो गया, गैसेस क्रॉप्स हो गया, तो सारी की सारी जो है वो राबी फसलों में आता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, विच आर्टिकल्स ऑफ इंस्टीट्यूशन डील्स राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में बताया गया, तो अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार बताया गया है। अनुच्छेद 23 में बोला गया है कि जो लेबर है आप उससे बंधुआ मजदूरी, ज़बरदस्ती आप उसे मजदूरी नहीं करवा सकते, उसको बांध के नहीं रख सकते। जो आर्टिकल 24 ये बोलता है कि भैया जो आपका आर्टिकल 24 बोलता है वो बोलता है कि आप जो है वो ज़बरदस्ती जो है वो जो 14 साल से जो कम के बच्चे उनसे आप कारखाने में कार्य नहीं करवा सकते। तो ये था हमारा आज का पार्ट 12। पार्ट 12 में भी हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को डिस्कस किया। अगर आपको पार्ट 12 अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें एक बार हर हर महादेव। यही है जो हमको पावर देता है, हमको आगे पहुंचाता है, हमको जो एक एनर्जेटिक जो सोर्स है हमारे पास। तो हर हर महादेव आप ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि हमारी मेहनत अगर रंग ला रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हर हर महादेव लिखेंगे। और आप हमारे से बैच से अगर जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर हमारा नंबर, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें, जहाँ पे भैया आपको फ्री PDF नोट्स मिल रहे हैं 7876145409।